Hello student, welcome back. Today we are going to learn chapter number 7 of MSc, The Humble Genius. So let's start. It is said that when his grandmother first saw him, she thought he was stupid. His parents worried about him as he did not talk until he was 4 years old. Born in Germany in 1879, this young boy would grow up to become one of the greatest scientists and influential thinkers of all time, अल्बर्ट आइंस्टाइन। यह कहा जाता है कि जब उनकी दादी ने उन्हें पहली बार देखा था तो उन्हें लगा था कि यह जो लड़का है वो मूर्ख है। उनके जो पेरेंट्स थे उनको इस बात की चिंता थी, इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि वो 4 इयर्स का हो चुका था लेकिन अभी भी वो बोल नहीं पाते थे। वह जर्मनी में 1879 में जन्मे थे। यह युवा लड़का सबसे बड़े वैज्ञानिक के तौर पर पहचाने जाने लगा और इनका नेम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके, सेकंड पैराग्राफ। यंग आइंस्टाइन बिकेम fascinated with science when his father gave him a magnetic compass. He wondered why the compass needle pointed in a certain direction and at the force that moved it. Despite his delayed speech, Einstein was actually a brilliant student, especially in mathematics. By the age of 13, he was reading the difficult theories of the philosopher Immanuel Kant. However, he disliked rote learning and had trouble memorizing his lessons. Some of his teachers thought he was lazy. युवा जो आइंस्टाइन थे वो विज्ञान को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, मतलब एक अट्रैक्शन था उनके विज्ञान के प्रति। जब उनके फादर ने उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास दिया तो वह यह सोचने लगे कि कंपास की जो निडल है वो एक निश्चित दिशा में ही क्यों रहती है, एक डायरेक्शन में ही क्यों रहती है, उसका बल उसकी तरफ क्यों इशारा करता है। आइंस्टाइन वास्तव में एक बहुत अच्छे छात्र थे, विशेष रूप से गणित में, मीन्स मैथमेटिक्स में। 13 ईयर्स की एज में उन्होंने बहुत ही डिफ़िकल्ट थ्योरी पढ़ी जो कि फिलोसोफर इमैनुअल कांत की थी। हालांकि उन्हें एक रॉट लर्निंग करना पसंद नहीं था। रॉट लर्निंग क्या होता है? रॉट लर्निंग मतलब होता है जिस तरह से बच्चे रट कर पढ़ लेते हैं बिना उसको समझे, केवल लर्न करना है, उसको रट लेना है और रट कर उसको याद कर लेना है, तो इसको बोलते हैं रॉट लर्निंग। तो वो सब करना उनको पसंद नहीं था, वो समझकर पढ़ना ज़्यादा पसंद करते थे। अपने लेसन लर्न करने में उन्हें परेशानी होती थी। उनके कुछ जो टीचर्स थे वो ये सोचा करते थे कि शायद आइंस्टाइन एक लेजी स्टूडेंट है। नंबर 3 पैराग्राफ देखिए। एट द फेमस Leopold Gymnasium in Munich, where Einstein attended school, he felt like a misfit as he found it hard to follow the school rigid and mechanical curriculum. Though he did not excel in high school, his quest for knowledge was always remarkable. On his own, he studied mathematical topics like calculus and Euclidean geometry using textbook given to him by his tutor while still in his teens. He wrote his first major paper, The Investigation of the State of Ether in Magnetic Field. In 1894, he left school to join his family in Italy and then went on to the Switzerland to finish high school. He became a Swiss citizen in 1901. थर्ड पैराग्राफ है। म्यूनिख के प्रसिद्ध लेटपोल्ड व्यायामशाला में, मीन्स जिम्नाजियम में, जहां आइंस्टाइन स्कूलिंग कर रहे थे, स्कूल में पढ़ते थे, उन्हें एक मिसफिट की तरह महसूस होने लगा। उनको लगा कि वो यहाँ पर फिट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि स्कूल के जो गैजेट थे, मैकेनिकल जो पाठ्यक्रम था उनका, वो उसका पालन नहीं कर पा रहे थे। उनको वो ये सब कठिन लग रहा था। हालांकि उन्होंने हाई स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन ज्ञान के लिए जो उनकी खोज थी, नॉलेज के लिए जो उनकी खोज थी, वो हमेशा रिमार्केबल रही है। अपने दम पर ही उन्होंने अपने ट्यूटर द्वारा दी गई कई बुक्स का यूज़ करके कई मैथमेटिकल टॉपिक्स जैसे कि कैलकुलस है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री है, उनका अध्ययन किया। जब वह अपने किशोर अवस्था में थे, मतलब जब वो यंग थे, तब उन्होंने अपने सबसे जो मेजर पेपर था मैग्नेटिक फील्ड में स्टेट ऑफ एथर की जांच के लिए जो रिलेटेड पेपर था उनको करा।
1894 में उन्होंने इटली में अपने परिवार में शामिल होने के लिए स्कूल छोड़ दिया और फिर हाई स्कूल कंप्लीट करने के लिए वह स्विट्ज़रलैंड चले गए। 1901 में वह स्विस नागरिक बन गए। नेक्स्ट पैराग्राफ 4 देखिए। After graduating from college in Switzerland, Einstein tried but failed to find a teaching job in the university. A friend had helped him get a job at a patent office in Berlin, where he revised patent application for new device and worked on his theories in his spare time. In 1905, he published 4 important theories that forever changed our understanding of space, time and the यूनिवर्स। स्विट्ज़रलैंड में ग्रेजुएट कंप्लीट होने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी में टीचर की जॉब के लिए काफ़ी ट्राई करा, लेकिन इसमें वो सक्सेस नहीं हो पाए, मीन्स फेल हो गए। उनके एक फ्रेंड ने उन्हें पेटेंट ऑफिस में जॉब दिलाने में हेल्प करी बनने में। उन्होंने अपने जो खाली टाइम था उसमें नए उपकरणों के लिए पेटेंट आवेदन की समीक्षा की और उनके सिद्धांतों पर भी काम किया। 1905 में उन्होंने 4 इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत थे वो पब्लिश किए, जिन्होंने हमेशा के लिए अंतरिक्ष और समय यूनिवर्स के बारे में हमारी सोच को ही बदल कर रख दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 5। इनमें से among these were in the special theory of relativity and the matter-energy relationship, Einstein came up with the equation E equal to mc square, perhaps the world's most famous equation. It suggested that tiny particles of matter could be converted into huge amount of energy. The development of atomic power was based on his Einstein's famous special theory of relativity explained the behavior of objects in space and time. It can be used to predict things such as the existence of black holes and the behavior of planets in their orbits. इनमें से जो सापेक्षता का जो विशेष सिद्धांत होता है ऊर्जा से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, आइंस्टाइन जो समीकरण था उनका जो था E इक्वल टू mc स्क्वायर के साथ में आए वो वापस से दुनिया का सबसे प्रसिद्ध समीकरण साबित हुआ था। यह बताता है कि पदार्थ के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो ऊर्जा का उपयोग राशि में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका परमाणु ऊर्जा का जो विकास इस आधारित पर था। आइंस्टाइन की सबसे जो फेमस थ्योरी थी रिलेटिविटी एक्सप्लेन करती है किसी चीज़ के व्यवहार को, उसके बिहेवियर को यूनिवर्स में किस समय कैसे रहता है वो, इसका उपयोग ब्लैक होल और प्लैनेट की भविष्यवाणी करने के लिए किया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 6 है। In 1915, Einstein presented the general theory of relativity, which was proved right in an experiment. In 1919, Einstein became famous. He was invited to speak at universities across the world. In 1921, he was awarded the Nobel Prize for Physics. Meanwhile, in Einstein's country of birth, Germany, Adolf Hitler was gaining popularity and eventually came to power. Under his rule, Germans were considered superior to all other races and millions of Jews and other peoples were killed. These killings are now called the Holocaust. Einstein was visiting America when Hitler came to power in 1933 and being jealous did not go back to Germany where he had been a professor in Berlin. He became an American citizen in 1940. 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रेजेंट करी जो 1919 में एक प्रयोग में सही साबित हुआ। आइंस्टाइन फेमस हो गए थे। 1921 में उन्हें यूनिवर्सिटीज़ में पूरे वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ में बोलने के लिए स्पीच के लिए इनवाइट करा गया, किया जाने लगा। उन्हें फिजिक्स में एक नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। इस बीच आइंस्टाइन के जन्म स्थान जर्मनी में एडोल्फ हिटलर जो था वो लोकप्रिय होता जा रहा था और सत्ता में आ गया था। उसके शासन में जर्मनों को अन्य सभी जातियों से बेहतर माना जाता था और लाखों लोगों को मार दिया जाता था, उनकी हत्याएं कर दी जाती थी। इनको हॉलोकॉस्ट कहा जाता था। 1933 में जब हिटलर सत्ता में आए तब आइंस्टाइन अमेरिका की यात्रा पर थे और वो जर्मनी वापस नहीं आए। उन्होंने बर्लिन में प्रोफेसर
हो गए वो वहाँ पे। 1940 में वह अमेरिकन नागरिक बन गए। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 7 देखिए। Einstein was not only a great scientist but an activist for peace and humanity. He was horrified to see the destruction due to the two world wars in Europe. War is a terrible thing and must be abolished at all cost. He said he wrote extensively against war and asked people to reject war totally. During the 1930s and 1940s, he was a vocal opponent of Hitler, who was using war to expand German power over their countries. He also supported the civil rights movement in America, which demanded equal right of African Americans. आइंस्टाइन जो न केवल एक महान वैज्ञानिक थे बल्कि शांति और मानवता के लिए एक सोशल वर्कर भी थे। यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण हुए जितना भी विनाश हुआ था, डिस्ट्रॉय हुआ था, उसको देखकर वो बहुत डर गए थे। वे चाहते थे कि ये सब दूर हो हर कीमत पर। उन्होंने बहुत बड़े स्केल पर युद्ध के अगेंस्ट में लिखा, लोगों को युद्ध को रिजेक्ट करने के लिए प्रोत्साहित करा। 1930 और 40 के दौरान पूरी तरह से हिटलर के खिलाफ बोलते रहे, जो दूसरे देशों पर जर्मन पावर को बढ़ाने के लिए युद्ध का उपयोग कर रहा था। आइंस्टाइन ने अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन को सपोर्ट किया। उन्होंने अफ्रीकी अमेरिकन के लिए समान अधिकार की मांग भी की। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 8 देखिए। आइंस्टाइन हैड अ स्पेशल कंसर्न फॉर द इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी। ही वांटेड साइंस टू बी अ पावरफुल टूल टू इम्प्रूव लाइव्स rather than cause destruction. He once said, "Why does applied science bring us so little happiness? The simple answer is that we have not yet learned to make proper use of it. In time of war, it has given man the means to poison and mutilate one another. In time of peace, it has made our lives hurried and uncertain. It has inspired us to machine. The chief objective of all technological effort must be concern for mankind. Never forget this when you are pondering over your diagrams and equations." आइंस्टाइन ने समाज पर विज्ञान के प्रभाव के लिए एक विशेष चिंता व्यक्त करी थी। वह विज्ञान को विनाश का कारण नहीं बनते हुए देखना चाहते थे, बल्कि विज्ञान को एक विकास का साधन बनते हुए देखना चाहते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि क्यों हम साइंस अप्लाइड से हमें कम हैप्पीनेस मिलती है। उनका एक सीधा सा जवाब था, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम विज्ञान का जो सही यूज़ है वो करना नहीं सीखे हैं। युद्ध के समय में साइंस जो है पुरुषों को एक दूसरे को जहर देने के लिए एक दूसरे से अलग करने का रीज़न बना। शांति के समय में इसने हमारे जीवन की जो गति को है साइंस ने बहुत तेज़ कर दिया था और बहुत ही अनिश्चित सा बना दिया था और हमें पूरी तरह से मशीनों का गुलाम बना दिया। सभी तकनीकी प्रयासों का मुख्य उद्देश्य मानव जाति के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जब आप अपने डायग्राम्स एंड इक्वेशन पर विचार कर रहे हो तो इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है। डिस्पाइट हिज फेम एंड सक्सेस, आइंस्टाइन रिमाइंडेड ट्रूली हम्बल, हिज जीनियस ले इन हिज क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ल्ड एंड द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ। ही सैड, "I have no special talents, I am only patiently curious." आइंस्टाइन ने कहा था, अपनी प्रसिद्धि और सफलता के बावजूद आइंस्टाइन जो थे बहुत ही विनम्र स्वभाव के रहे हैं। उन्हें अपने आप पे घमंड नहीं था। उनकी प्रतिभा दुनिया और जीवन के रहस्यों के बारे में उनकी जिज्ञासा बताता है। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई विशेष प्रतिभा, कोई विशेष टैलेंट नहीं है। मैं केवल एक भावुक और एक उत्सुक व्यक्ति हूँ जो हर चीज़ को जानने में विश्वास रखता है। तो चैप्टर नंबर आपका ये कंप्लीट है। थैंक यू।